आप चांद के भरोसे, बोतल के भरोसे, इंटरनेट के भरोसे कविताएं लिखेंगे? आप लोग गलत तरीके से कविताएं लिख रहे हैं। ये कविता लिखने का सही तरीका नहीं है। अरे भाई इसीलिए तो आपको मंगाया है कि आप अभी हमको सिखाइए कि कविता कैसे लिखते हैं। हाँ तो जरा बताइए ना अभी, इसलिए तो आप आए। ओके ठीक है। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, उस रास्ते पे चलना आपको होगा, यानी कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, अरे हम अय्यर भाई जैसे थोड़ी है। क्या मतलब जेठालाल? अरे यार तो तुम्ही कशाला सुरू होताय, तो शिकवतायत ना आपल्याला। बसा 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 बसा। ठीक है बैठ जाओ आराम से। और आप बीच में कोई नहीं बोलेगा, वरना पनिशमेंट दूंगा। हाँ ठीक है। तो मित्रों देखिए, कविता लिखने से पहले समझना होगा कि कविता क्या है। कविता कई प्रकार से लिखी जा सकती है, कविता कई प्रकार की होती है। लेकिन कविता लिखी जाए उसके पहले हमें उसकी संरचना, उसके गठन को समझना होगा कि भाई कविता का गठन किस तरह से किया जाए। गठन मतलब कंस्ट्रक्शन। हाँ, कंस्ट्रक्शन? कविता में कंस्ट्रक्शन कहाँ से आया? कविता लिखनी है कि बिल्डिंग बनानी है? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सबको ये समझना पड़ेगा कि कविता कैसे बनती है, कैसे रची जाती है, उसकी संरचना कैसे होती है। आप बताइए कविता कैसे लिखी जाती है? अरे मेहता साहब हमको नहीं आता, इसलिए तो आपको मंगाया है। क्या जेठालाल मंगाया? मुझे मंगाया नहीं, उठाया दिन दहाड़े इस तौलिए में, इस हालत में उठा के लेके आए आप मुझे। और बाबा क्या करें, मंगाया है इस हालत में मुझे लेके आकर मंगाया है। हाँ भाई ठीक है, चलो ना, उठाया। अभी सिखाओ भाई कविता कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो आप लोग मुझे उठा के लेके आए, तो मेरा प्रश्न ये है कि बताइए कविता कैसे लिखी जाती है? कागज और पेन से। कागज और पेन तो बाहर की चीज है, लेकिन भीतर क्या है, अंदर क्या है, हमारे भीतर क्या है, वो बताइए। मेहता साहब अंदर तो बहुत कुछ होता है। लीवर होता है, किडनी होती है, फेफड़े होते हैं, तरह तरह की हड्डियां होती हैं, और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन इन चीजों से कविता थोड़ी लिख सकते हैं। कविता तो हाथ से ही लिखेंगे ना। क्यों, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल हाथी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अंदर फेफड़ा, लिवर, किडनी सब होते हैं, लेकिन उसके अलावा एक दिल भी होता है। दिल, और दिल में होती है भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स। कविताएं लिखने के लिए उन भावनाओं की जरूरत होती है। बताइए है कि नहीं? भावना और फीलिंग्स है कि नहीं? जी है, बहुत भरी पड़ी है दिल की भावनाएं। एग्जैक्टली, बहुत है ना भावनाएं। तो कविताएं लिखने के लिए हमें उन भावनाओं को जागृत करना होगा, उन भावनाओं को जगाना होगा। तब जाके भावनाएं शब्द का रूप लेंगी, शब्द वाक्य बनेंगे, वाक्य छंद बनेंगे, और छंद कविता बनेगी। आप सबके भीतर एक कवि छिपा हुआ बैठा है, और हर कवि के दिल में एक कविता छुपी हुई है। वो बताओ जी कहाँ छुपी हुई है? वो वहां से निकाल के कागज पे उतार देते हैं। वो सीखने की मेहनत क्यों करें भाई? देखिए, सीखने की मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सीखेंगे नहीं तो कविता ढूंढ नहीं पाएंगे। कविता ढूंढी तब जाएगी जब आप कवि बन जाएंगे, और उसके लिए आपको अपनी भावनाओं को जागृत करना होगा, अपनी भावनाओं को जगाना होगा। जब भावनाएं जग जाएंगी तो उन फीलिंग्स को आपको उपमा के जरिए पेश करना होगा। अच्छा मेहता साहब, उपमा के साथ तो अय्यर भाई पेश करेंगे। मैं फाफड़ा और ढोकला के साथ पेश करूं तो चलेगा? और जी मैं आलू परांठा और लस्सी के साथ पेश करूं तो चलेगा? अरे भाई, आप लोग खाने की बात क्यों करने लगे? मुझे भूख लगने लगती है। ऐसा अन्याय मत कीजिए मेरे साथ। तो खाने की बात कर कौन रहा है? अरे आप ही तो कर रहे हैं, आप ही ने तो कहा ना अभी कि उपमा के साथ पेश करो। अरे खाने वाला उपमा नहीं जेठालाल, मैं उस खाने वाले उपमा की बात नहीं कर रहा हूं। उपमा अलंकार, लक्षणा, मेटाफर। ओ मेटाफर नहीं मेहता साहब, मेटाडोर होता है। अरे क्या चल रहा है इधर? कभी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, कभी मेटाडोर की बात कर रहे हैं। ये सब कविता में कहाँ से है? नहीं, मुझे आप लोगों को सिखाना ही नहीं। आप लोग कविता लिखना सीख ही नहीं सकते। मैं जा रहा हूँ। सोनी तौलिया पकड़। छोड़ी लोग, तौलिया को आते हैं। क्या तौलिया खींच, हर बात में क्या तौलिया खींच? अरे तो क्या बात में जा रहे हैं आप? तो आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? मेटाफर को मेटाडोर बना रहे हैं आप। बैठ गया। बोलो जी। क्या है भाई, यहाँ क्यों बैठो? बस वैसे ही थोड़ा कविता जल्दी समझ आ जाएगी। मैं सब समझता हूँ सोडी, मेरे तौलिए से दूर रहो। वहां जाकर बैठो, सॉरी मेहता साहब। क्या इशारा कर रहे हो भाई जेठालाल? मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं यही हूँ, बुलाओ सोडी को। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ पक्का? अरे हाँ भाई पक्का, बुलाओ सोडी को उधर। आजा सोडी आजा।
ओके मेहता साहब, चलो मेहता साहब। तो मैं कह रहा था कि कविता में जो तौलिया है, अरे भाई तौलिया नहीं, काफिया। शायरी में जो काफिया होता है इसका बड़ा महत्व होता है। मेहता साहब लेकिन अभी कविता की बात हो रही है ना। अरे भाई उर्दू में कहो तो शायरी, हिंदी में कहो तो कविता, कविता में कहो तो तुकबंदी, उर्दू में कहो तो काफिया। हो ठीक है तुम्ही भडकू नका, सांगा सांगा, सॉरी। जी जी जी। तो दोस्तों, भावना है, फीलिंग्स, जैसा मैंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर एक कवि छिपा हुआ है, आपको उसे जगाने की आवश्यकता है। जब भावनाएं जग जाए तो उन भावनाओं को ऐसे उदाहरण में आप प्रस्तुत करो, ऐसी उपमाएं दो कि सामने वाले को लगे कि ये तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और जब वो उपमाएं आप शब्दों में ढालेंगे तो वो कविता बन जाएगी और फिर प्रभाव छोड़ेगी। जैसे कि किसी की होठ खूबसूरत हो तो आप ये कहें कि फूलों की पंखुड़ी से खूबसूरत होठ, जुल्फें तो काली खटासी जुल्फें, चाल तो हिरणी जैसी चाल, या फिर किसी की चाल गजगामिनी, मदमस्त हाथी जैसे चलता है वैसी चाल, या थाली के अंदर जैसे मूंग गिरा करते हैं वैसी चाल, या फिर नदी की गहराई लिए हुए आंखें, या फिर समंदर की गहराई लिया हुआ हृदय, दिल, मन, या फिर बादलों के बीच में चमकता हुआ चमचमाता चांद सा चेहरा, अजंता की मूरत जैसे नाक नक्श, कोयल जैसी मीठी बोली, कस्तूरी जैसी पागल कर देने वाली खुशबू, मदमस्त अंदाज, हवा की तरह लहराता हुआ दुपट्टा, झरनों की कलकल जैसा स्वर, बलखाती इठलाती नदियां जैसी रवानी। अरे हेलो, कहाँ खो गए आप लोग? समझे कि नहीं कि मैंने क्या कहा? समझ गए कि नहीं? अरे एकदम एकदम बिल्कुल समझ गए। और सब समझ में आ गया मेहता साहब, चांद सितारे फूल की पंखड़ी और किसी को छड़ेंगे नहीं। यही, इन्हीं सबको छोड़ना है सोढ़ी, यही समझना है कि आपको ये चांद सितारे फूल पंखड़ी ये नहीं लिखना है, ये उपमाएं नहीं देनी है। तो क्यों? अरे भाई ये सब चीजें हजारों साल से शायरों और कवियों ने लिख दी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर आप लोग यही उपमाएं देंगे तो आपकी पत्नियों को क्या लगेगा कि भाई कहीं से नकल करके लेके आए, इसमें आपका ओरिजिनल कुछ है ही नहीं, मौलिक विचार ही नहीं है। तो अभी तो अब आपको अपने आसपास ढूंढना है, आपकी जिंदगी में क्या है, आपके निजी जीवन में जो उदाहरण हैं, जो उपमाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो भावना है, उन्हें कविता में ढालना है। वो तमाम चीजें जो आपके जीवन में, जो आपके जीवन में, जो आपके जीवन में, जो आपके जीवन में, और मेरे जीवन में, हाँ जी, जो आपके जीवन में भी, आप सबके जीवन में जो है, उन उपमाओं को आप कविता की पंक्तियों में ढालेंगे तो आपकी पत्नियों को लगेगा कि बिल्कुल ये आप ही ने लिखा है। उन उपमाओं को आप कविता में ढालिए तो आपके निजी जीवन के ये उदाहरण जो आपके आसपास हैं, जो आपकी अपनी भावना है, ओरिजिनल, मौलिक, ये जब आप कविता में ढालेंगे तो आपकी पत्नियां कहेंगे भाई वाह, हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं, कि क्या शानदार कविता रची हमारे लिए। वाह मेहता साहब, वाह क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया, मजा आ गया। मस्त, थैंक यू। ओ यार बहुत बढ़िया। अरे दूर रहे। अब देखिए कैसे कविता लिखते हैं हम। हम लोग सब समझ गए, क्या बात है। फोड़ देंगे मेहता साहब, एकदम फोड़ देंगे। हम सब कविता लिखेंगे। जबरदस्त शब्द है, मजा सब लगा। वो पहले में एकदम वो हो गया, फिर वो आया, मैटाडोर, ये वो, सबसे पहले अरे कवियों के कवि, मित्रों के मित्र, उमापति तारक मेहता यांचा विजयसो, विजयसो, विजयसो। उठा ले थोड़ी, उठा ले। अच्छा सुनो, हमारे पति हो रहे हैं परेशान। हमारे पति हो रहे हैं परेशान। जब कविता लिखने के लिए धरेंगे पत्नी का ध्यान, तब जाकर उनको मिलेगा सच्चा ज्ञान। अभी मैं कहती हूँ। अरे इशरात, एक मिनट, इरशाद दया भाभी। हाँ। और वैसे भी फिलहाल इरशाद बनता है, क्योंकि कोई भी शायर या कोई भी कवि अपनी कविता या शेर शुरू करे, उसके पहले शेर का स्वागत करने के लिए हम इरशाद कहते हैं। इरशाद हो जाए तो मेरा दिल कहता है हाय हाय, मेरा दिल कहता है हाय हाय, हो जाए एक प्याली कड़क कड़क चाय। एकदम गरम। आप हमारी मेहमान नवाजी से कैसे बच पाएंगे?
चाय तो क्या हम नाश्ता भी कराएंगे। क्या बात है रोशन भाभी। इसी बात पे हो जाए और एक शेर ताजा ताजा। मेहमान नवाजी का करते हैं वादा बड़ा, मेहमान नवाजी का करते हैं वादा बड़ा। आई का रोशन भाभी आपके लिए। तो चलिए हो जाए चटनी के साथ बटाटा वड़ा। आज तो सब पर अलग ही खुमार चढ़ा हुआ है, आज तो सब पर अलग ही खुमार चढ़ा हुआ है, पूरी सोसाइटी पर कविता का बुखार चढ़ा हुआ है। बराबर। मजा आ गया ना? तो अभी मेरी शायरी सुनिए। मौज मस्ती को जरा एक पल बाजू पर रखिए, मौज मस्ती को जरा एक पल बाजू पर रखिए, हमारे पतिदेव के बारे में तो जरा सोचिए। पर मैं सच कह रही हूँ, हमारे पतिदेव के बारे में जरा सोचो। टप्पू के पापा तो कल रात से कविता लिखने में ही लगे हुए हैं बेचारे। दया भाभी, मैं तो ये बात बिल्कुल मानती हूँ। हमारे घर में भी कुछ यही हाल है। हंस पूरी रात बैठ के कविता लिख रहे थे और इस कविता के चक्कर में घर का पूरा नाश्ता खा गए। ये भी कविता लिखते लिखते हॉल में ही सो गए थे। ले सुवात करो। वैसे हम सब के पति को मेहनत करके कविता तो लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं लिखी ना तो हम सब ये समझ जाएंगे कि वो हमसे प्यार नहीं करते। ओ क्या है? हमारे पति सब मेहनत तो कर रहे हैं, पर पता नहीं वो कविता लिख पाएंगे कि नहीं। खरा है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। चाहे वो लोग कविता ठीक से लिख पाए या ना लिख पाए, पर एक बात की गारंटी देती हूँ, आज शाम की विंटर पार्टी में धमाल मस्ती और हंगामा फुल होने वाला है। एकदम मजा आ जाएगा और वातावरण एकदम रोमांचिक हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कौन कैसी कविता लिख कर लाता है, कौन पास होता है और कौन फेल होता है, कौन सबकी नजर में हीरो बनता है या कौन जीरो बनता है। तो इसी बात पे एक और शेर अर्ज किया है। इरशाद, इरशाद। ठीक है, शाम तक इंतजार करते हैं, रुक जाते हैं, वाह, देखते हमारे पति हमारे लिए क्या लिख कर लाते हैं। और अगर वो कुछ लिख कर नहीं लाते हैं तो हम सब मिलकर उनकी क्लास लेते हैं। क्लास लेंगे वो बरोबर है, पर क्लास कैसी लेंगे ये भी तो सोच के रखना पड़ेगा ना। अरे हाँ, ये बहुत जरूरी है। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हम लोग इस विंटर पार्टी में एक खास इनाम रखेंगे। इनाम? समझ गई, जो सबसे अच्छी कविता कहेगा उसे इनाम दिया जाएगा, राइट? नहीं नहीं अंजलि भाभी, इस बार कुछ उल्टा करेंगे। उल्टा? क्या उल्टा? हाँ, सुनिए, अगर हम सबके पतिदेव में से किसी ने भी अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिखी तो उनको एक खास अवार्ड दिया जाएगा। कविता ना लिखले पर अवॉर्ड? वेगळंच आहे काहीतरी। हाँ, वही तो। और वो अवार्ड का नाम होगा नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड। ओहो, सुपर सुपर। और सुनिए, ये बात अभी कोई अपने पति को नहीं बताएगा। विंटर पार्टी की शुरुआत में हम इस बात की घोषणा करेंगे कि जिस पतिदेव ने अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिखी होगी उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। बोलिए, क्या कहते हैं? कैसा आइडिया? सुवाच्य है भाभी, एकदम सुपर आइडिया है। पहली बार ऐसा होगा कि कोई नहीं चाहेगा कि अवार्ड उसे मिले। और अगर किसी को ये अवार्ड मिल गया ना तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो अपनी पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करते। अब देखते हैं आप सबके पतिदेव बच के कहाँ जाएंगे। इस अवार्ड से बचने के लिए तो सब कविता सुनाएंगे।
अब्दुल सुन। हाँ सुनाओ। बल्ले बल्ले शाबा शाबा, ऐ कुड़ी तू है बढ़िया, पर तेरे नखरे बाबा बाबा बाबा। अब मैं लिखूंगा ऐसी कविता, ऐ सब कह उठेंगे आहा 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 आहा। ना 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 ना, सुडी भाई गीत नहीं लिखना है, कविता लिखनी है, कविता। निकल किधर छुपी है कविता। वाह 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 टप्पू सेना, क्या बात है भाई, क्या बात है, गजब गजब भाई, मजा आ गया। क्या डेकोरेशन किया आप लोगों ने? पर पोपट अंकल अभी तुमने शुरुआत की है और डेकोरेशन कहाँ हुआ है? अरे अरे भाई एडवांस में तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि टप्पू सेना जो भी डेकोरेशन करेगी वो बेस्ट ही होगा। थैंक यू। देखना अब्दुल मियाँ, शाम को लोगों को दुविधा हो जाएगी कि भाई टप्पू सेना के डेकोरेशन की तारीफ करे कि लोगों की कविता की। वाह वाह पोपट भाई वाह। लेकिन हम तो चाहते कि वाह वाह तो सिर्फ हम सबके पापा की कविता की हो। हाँ भाई, तुम सबके पापा कविता पढ़ने वाले हैं, वाह तो होगी ना। और मेरी कविता की कुछ कह नहीं सकते। नहीं मतलब हो सकती है, हो सकती है। अरे पोपट भाई सिर्फ वाह नहीं होगी, अरे सब लोग उठ उठ के ऐसे उठ उठ के ताली बजाएंगे। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, हम सबके पापा कविता लिखने के लिए मान कैसे गए? हाँ। भाई टप्पू, ये जानने के लिए मिलिए हमारी दया भाभी से। अरे पोपट भाई कैसे है? अरे एकदम फर्स्ट क्लास, दुनिया हिलाने के लिए तैयार। दया भाभी, टप्पू को जरा बताइए कि जेठालाल कविता लिखने के लिए मान कैसे गए? हाँ मम्मी। ओह बेटा, मम्मी कहे और पापा ना माने, ऐसा कभी हो सकता है? करेक्ट दया भाभी। करेक्ट करेक्ट। हाँ, शादी के बाद पति को पत्नी की हर बात माननी पड़ती है। ऐसा होता है पोपट अंकल? अरे पोपट भाई से क्यों पूछ रहे हो? दुनिया को पता है कि शादी के बाद पति को पत्नी की बात माननी पड़ती है ना? हाँ, ये तो सनातन सत्य है। वैसे बच्चों, मुझे ये बात की चिंता है कि आप सबके पापा ने कविता के लिए तो हाँ कह दिया है, पर पता नहीं वो लोग कविता लिख पाएंगे कि नहीं। एक्चुअली भाई उनका पता नहीं, लेकिन दया भाभी, मैंने आपकी होने वाली भाभी के लिए जबरदस्त कविता लिखी है। रियली? अच्छी कविता लिखी है ना पोपट भाई? हाँ। पोपट भाई, हमारी होने वाली भाभी के लिए मस्त कविता होनी चाहिए। एग्जैक्टली, नहीं तो वो आपके पास आने से पहले रूठ जाएंगी। हाँ। इसके लिए नहीं बबीता जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। मैं एक बार और जाकर जरा कविता देख लेता हूँ। वाह, ये हुई ना बात। थैंक यू। चलो हम लोग चलते हैं, विटनर पार्टी के लिए हम लोग एक स्पेशल अवार्ड लेने के लिए जा रहे हैं। स्पेशल अवार्ड? स्पेशल अवार्ड? हाँ बेटा। क्या है, जरा बताइए ना। हाँ मम्मी, बता ना मम्मी। अवार्ड मतलब क्या? नहीं, अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं बताएंगे, सब आपको रात को ही पता चलेगा। एग्जैक्टली, इट्स अ सरप्राइज। अच्छा, मतलब आज शाम को विंटर पार्टी में जो धमाल होने वाला है, आज के पहले कभी नहीं हुआ। भाई हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के महिला भी कमाल है। जो पति बेचारा अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिख पाएगा, उसे नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड दिया जाएगा, कविता न लिखने पर, न पढ़ने पर। ये तो ठीक ऐसा ही हुआ जैसे कोई विद्यार्थी क्लास में फेल हो जाए और उसे पूरी स्कूल के सामने पारितोषिक दिया जाए, रेस में सबसे लास्ट रहने वाले को मेडल दिया जाए, या ऑफिस में जिसका काम कंप्लीट न हुआ हो उसे दफ्तर में सबके सामने सम्मानित किया जाए। सम्मान, ये तो कुल मिला के अपमान हुआ ना। अब ऐसी जिल्लत मेरे किसी एक दोस्त को झेलनी पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि कौन अपनी पत्नी के लिए कविता लिख पाता है और किसे मिलता है ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड। ये सब जानने के लिए आपको एक बहुत छोटा सा काम करना होगा, देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं पढ़ पाए तो उनके लिए 1 से 10 तक गिनती की जाएगी, और फिर भी पतिदेव कविता नहीं पढ़ पाए तो उनके लिए एक स्पेशल अवार्ड है। और वो अवार्ड है नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए
YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।